हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमो स्टेप्स। आज बात करेंगे हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक इंटरनेशनल सिस्टम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर का। अब बात उठती है कि इस नॉमेनक्लेचर की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, एक इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। तो इसका जवाब ये है कि डिफरेंट कंपाउंड्स को अलग अलग जगह पे डिफरेंट नेम से जाना जाता था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मार्स गैस। मार्स गैस ये नाम बेसिकली मीथेन का है। मीथेन का ये नाम है मार्स गैस। और मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, साथ ही साथ मीथेन को फायर डैम भी कहते हैं। फायर डैम भी कहते हैं। अब आप देखो, मार्स गैस कहने के पीछे मकसद ये है कि क्योंकि मीथेन गैस आपको दलदली एरिया पे ज्यादा मिलती है, और मार्स की मीनिंग होता है दलदली एरिया, या स्वैम्प गैस भी इसको बोला जाता है। ठीक है। फायर डैम्प इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट करके ये एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाती है, इसलिए इसको फायर डैम्प कहते हैं। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड जो चींटियों में मिलता है, जब चींटियां काटती हैं तो जिस वजह से दर्द होता है, वो वजह यही है। वो एसिड यही है जो बॉडी में आ जाता है तो थोड़ा सा पेन होने लगता है, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ठीक है, उसका रीजन यही है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड में जो फॉर्मिक है, ये फॉर्मिशिया से आया। फॉर्मिशिया से। और फॉर्मिशिया का मीनिंग होता है एंड्स। उसी तरीके से एसिटिक एसिड की अगर बात करें, तो एसिटिक एसिड में एसिटिक वर्ड जो है उसकी मीनिंग होती है, लैटिन में इसकी मीनिंग होती है विनेगर। तो वहां से एसिटिक एसिड आया। अब ये सारे नाम में आप ये चीज देख रहे हो, ये एक चीज कॉमन आपको मिल रही होगी, वो ये कि ये जो नॉमेनक्लेचर है ये किसी साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड नहीं है। ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये नॉमेनक्लेचर सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा पे बेस्ड है। कोई एक केमिस्ट आए, उन्होंने कहा कि भैया जो मीथेन है ये क्योंकि दलदली एरिया में मिल रही है तो इसको मार्श गैस नाम दे दो। अब क्योंकि ये एयर के साथ बहुत ही एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना रही है तो इसको फायर डैम नाम दे दो। अब उसी तरीके से अगर मैं भी केमिस्ट हूँ तो मैं भी इसको कोई और नाम दे सकता हूँ। तो मेरे आसपास के जो एरिया है, मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, वो लोग उस नाम से मीथेन को जानेंगे जो नाम मैं उन्हें बताऊंगा। जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इट इज CH4। क्या होगा अगर मैं मीथेन को हमेशा CH4 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 बोलता रहूं? तो मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे आसपास का जितने भी लोग हैं जिनके सामने मैंने मीथेन को CH4 बताया है, तो जब भी मैं CH4 बोलूंगा उनके दिमाग में मीथेन आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने कभी गलती से फायर डैम बोल दिया या मार्च गैस बोल दिया, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। और यही चीज, ये तो बहुत लोकल लेवल पे मैंने बताया, ये चीज हो सकती है एक लोकल लेवल पे, लेकिन यही चीज आपके एक बड़े लेवल पे भी हो सकती है। डिफरेंट कंट्रीज के लेवल पे भी ये चीज हो सकती है कि आपकी कंट्री में किसी एक कंपाउंड को जिस नाम से जाना जा रहा है, हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री में उसी कंपाउंड को किसी दूसरे नाम से जाना जा रहा हो। और ऐसे में इंटीग्रेटेड स्टडी करना, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की केमिस्ट्री की इंटीग्रेटेड स्टडी कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और यहीं पे जरूरत पड़ी हमें एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी कहते हैं इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट कहीं कहीं किसी बुक में लिखा होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा होता है। और इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये हमें कुछ रूल्स बताता है जिनके अकॉर्डिंग आपको हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी है। और इस नेमिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इस नेमिंग के जरिए, सिर्फ नाम के जरिए आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्या इस नेम में ये पॉसिबल है? क्या मार्स गैस हम आपको बता दें तो क्या आप ये स्ट्रक्चर बना लो जाओगे? नहीं। क्या हम फॉर्मिक एसिड आपको नाम बता दें तो क्या आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो? नहीं। क्या हम आपको एसिटिक एसिड नाम अगर बोल दें तो क्या आप उसका स्ट्रक्चर बना ले जाओगे? नहीं। तो ये प्रॉब्लम होती है। इसको सिस्टम जो है, इसको हम लोग ट्राइबल सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पहला तो ये नाम जो है वो किसी भी साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड नहीं है। इन नाम के जरिए आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इन्हीं कमियों को दूर कर देता है। अगर आपके सामने एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नाम लिख दे तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो।
अगर स्ट्रक्चर आपको बता दे तो आप उसका नाम लिख सकते हो, और जो नाम आप लिखोगे वो नाम पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी केमिस्ट कांग्रेस में चले जाओ आप, जहां पे कोई असेंबली हो रही हो केमिस्ट की, वहां पे जाके आप ये नाम बोल दो, सब समझ जाएंगे कि आप किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हो। तो बहुत सारी अच्छाइयां हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, लेकिन एक कमी भी है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, आईयूपीएसी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ भी एक कमी है, छोटी सी कमी है। कमी ये है कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्योंकि कार्बन्स के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, कार्बन्स के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, ओवर 10 मिलियन कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं और अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं। तो इतने ज्यादा कंपाउंड्स की नेमिंग आईयूपीएसी ने दी है, तो ऑब्वियसली ये जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है ये थोड़ा सा टफ हो गया है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, जटिल हो गया है। बट आपको उतना डेप्थ में जाके नहीं स्टडी करनी है, आपको केवल अभी ओवरव्यू लेना है। थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे हम लोग, बहुत ज्यादा डेप्थ में लेकिन नहीं जाना है। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी ये कहती है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में तीन चीजें आपको जरूर नोटिस करनी है, तीन चीजों के बारे में आपको जरूर लिखना है। मतलब पूरे नॉमेनक्लेचर को इन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। किसी भी नॉमेनक्लेचर में हाइड्रोकार्बन के तीन चीजें जरूर मिलेंगी आपको। कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं? पहला है प्रीफिक्स, दूसरा है रूट नेम, देन है सफिक्स। ओके, अब प्रीफिक्स क्या होते हैं, रूट नेम क्या होते हैं, सफिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो प्रीफिक्स जो है ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या हो गया? देखो, आईयूपीएसी ये कहती है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं, इन सब के पापा कौन है? हाइड्रोकार्बन ही है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन ड्रॉ करें तो एक चीज और याद रखना, हाइड्रोकार्बन है तो आपको जितना भी कार्बन का है चेन, आपको उतने कार्बन नंबर आप लिख लीजिए, उतने कार्बन लिख लीजिए, और देन सबकी वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेनी है। आपको इतना तो पता ही है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन की चेन बना दी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है? आईयूपीएसी ये कहती है कि अगर इसका कोई डेरिवेटिव निकल के आ रहा है, सपोज मैंने यहां से हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह पे जोड़ दिया क्लोरीन, तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये अपने आप नहीं बना है, ये हाइड्रोकार्बन से बना है। कैसे बना है? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बना है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। अब इस तरह से आपको कई तरह के सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, कंपाउंड्स में। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपका सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चारों के चारों की एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। और एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये चारों हैलोजन है और ये एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का बच्चों जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+1। इस फॉर्मूले के जरिए आप कोई भी एल्किल ग्रुप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर कार्बन का नंबर अगर हम लोग 1 रखें, n की जगह पे 1 रखें तो C1 हो जाएगा। हाइड्रोजन में n की जगह अगर आप 1 रखो तो 2 1 2 + 1 3 CH3। उसी तरीके से n की जगह आप अगर यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 रख दो तो दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा। n की जगह 2 रखोगे तो C हो जाएगा 2, ठीक है। और H2n यानी कि 2 2 4 + 1 5 C2H5, ये भी आपका एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है। अब इन एल्किल ग्रुप को हम नेम करते हैं, इन एल्किल ग्रुप की नेमिंग करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो इसको मिथाइल ग्रुप बोलेंगे, अगर 2 कार्बन है तो हम इसको इथाइल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। क्लोरीन के लिए आईयूपीएसी ने जो नेमिंग दे रखी है वो है क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो।
ठीक है, ये बात हो गई हमारे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स की। अब बात करते हैं रूट नेम की। देखो रूट नेम जो है वो पेरेंट चेन में कितने कार्बन से ये बताता है। जब भी आप नाम लिखते हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो उसमें कितने कार्बन की पेरेंट चेन है ये रूट नेम से पता लगता है। अब उसके लिए भी आईयूपीएसी ने कुछ नाम दे रखे हैं। अगर किसी पेरेंट चेन में सिर्फ एक कार्बन है तो उसकी नेमिंग हम लोग करते हैं मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो नॉन। 10 होता है तो उसके लिए डेक यूज कर लेते हैं। ये सारे हमारे रूट नेम। अब बात करते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं ये बताते हैं कि आपकी पेरेंट चेन में क्या कहीं पे कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं। अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सारे बॉन्ड अगर सिंगल हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एन। सारे के सारे बॉन्ड, अगर सारे के सारे नहीं, बीच में कहीं पे अगर कोई डबल बॉन्ड आ गया है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ईन। कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। जितना भी हमने लिखा है आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं एंड यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। ओके, सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं। अब देखो, जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है ना, ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप, अब किसी भी कंपाउंड, आईयूपीएसी ये कहती है कि किसी भी कंपाउंड के कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए फंक्शनल ग्रुप की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी हाइड्रोकार्बन के कैरेक्टर को डिटरमाइन करने में फंक्शनल ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने की वजह से प्रियोरिटी में भी हम इसको पहले रखते हैं। अभी हम आपको प्रियोरिटी सीरीज भी लिखवाएंगे तो वहां पे बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। अभी कुछ फंक्शनल ग्रुप के बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। उसमें से पहला है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा है एल्कोहल, ठीक है। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एस्टर। इन सबके लिए भी आईयूपीएसी ने कुछ नेमिंग कर रखी है, उनके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इतना डिस्कस कर लेते हैं, इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं एंड देन हम लोग वहां पर आएंगे। अब बात करेंगे हम लोग अपने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के लिए आईयूपीएसी के थ्रू दिए हुए कुछ रूल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला रूल है वो ये कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन केस देयर इज नो मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। हमें एक ऐसी लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमें आपको सेलेक्ट करके देना होगा। और ये रूल आप तब अप्लाई कर रहे हो जब आपने जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन यूज करी है उसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो
कि अगर एक ऐसी चेन है आपके पास जिसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपको वहां पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन की चेन यानी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। अब देन उसके बाद हम लोग उसकी नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल के जरिए इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज समझिए। ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन की चेन हमको कुछ इस तरीके से मिल रही है। लेकिन क्या और भी कोई तरीका है जिससे हम इससे भी लंबी चेन बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? तो चलिए ढूंढते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन एटम की, 7 कार्बन की आपको यहाँ पे चेन मिल सकती है अगर आप चेन कुछ इस तरीके से बनाते हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी चेन सीधी बन रही है, लॉन्गेस्ट चेन की बेंड बन रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका सिर्फ इससे, लॉन्गेस्ट चेन से। आपको लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, वो बेंड भी हो सकती है। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ये आपकी एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है। दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। अब इस चेन में आपको नंबरिंग करनी है। जो भी चेन आपने बनाई है उन कार्बन एटम्स की आपको नंबरिंग करनी है। लेकिन नंबरिंग करते वक्त भी एक रूल बताया गया है। अगर नंबरिंग करते वक्त आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, अब आप समझ जाओ यहाँ पे कि अगर ये आपकी पेरेंट चेन है, अगर ये पेरेंट चेन है, तो यहाँ पे कभी ना कभी हाइड्रोजन रहा होगा, हाइड्रोजन था कभी, लेकिन उसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप आ गया। कौन सा एल्किल ग्रुप आ गया? मिथाइल ग्रुप आ गया। तो ये हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब जब भी आप नंबरिंग शुरू करोगे तो रूल ये है कि नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट और मस्ट गेट लोएस्ट नंबर। सब्स्टिट्यूएंट को हमें लोएस्ट नंबर देना है नंबरिंग करते वक्त। तो अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 6 7। और अगर इधर से हम लोग नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो अब आप बताइए, 3 ज्यादा बड़ा होता है, 3 ज्यादा बड़ा होता है 5? अरे सर ऑब्वियसली 3 छोटा होता है। और रूल ये है कि नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर। तो नंबरिंग हम लोग कुछ यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की आपको लॉन्गेस्ट चेन मिली है, ठीक है। रूल ये है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्सेस के बारे में। इसके पहले मैंने पढ़ाया था, जो मैंने समझाया उसमें मैंने यहाँ पे प्रीफिक्सेस के बारे में लिखा था, और प्रीफिक्सेस में एक एल्किल ग्रुप भी था, ठीक है। और यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रीफिक्स हमको यहाँ पे मिल रहा है, उसे हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स हमें मिल रहा है, जो प्रीफिक्स है उसका नाम होगा मीथाइल, क्योंकि एक कार्बन का है तो इसका नाम हो जाएगा मीथाइल। और 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए रूट नेम क्या होता है? हेप्ट। देन उसके बाद प्राइमरी सफिक्स है और सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। यहाँ पे आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? नहीं, तो उसके बारे में हम लोग बात भी नहीं करते हैं अभी फिलहाल के लिए। प्राइमरी सफिक्स में हमने आपको बताया था कि वहां पे हम ये देखते हैं कि क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, कि कहीं बीच में कोई डबल बॉन्ड है, या कहीं बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ही बॉन्ड आपको सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। हाँ? अब क्योंकि सारे बॉन्ड आपको सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग? एन। तो मिथाइल हेप्ट एन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस कंपाउंड को छुपा लूं या इस कंपाउंड को मैं हटा दूं और ये नेम आपको सामने, ये नेम मैं रख दूं, ये नेमिंग मैं आपके सामने रख दूं और बोलूं कि बेटा ये नेम देखकर आप कंपाउंड बनाने की कोशिश करो, नेम देकर आप कंपाउंड बनाने की कोशिश करो, तो सबसे पहले भाई देखना चाहिए हमको कार्बन एटम्स।
कि कितने कार्बन एटम की चेन है, तो आपने देखा हेप्ट, यानी कि 7 कार्बन धड़ाधड़ धड़ाधड़ बना डालोगे 7 कार्बन। चलिए बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम की चेन बना दी। उसके बाद है सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो सारे बॉन्ड सिंगल भी कर देते हैं। तो हेप्ट और एन का काम हमारा हो गया। अब इसमें मिथाइल है, मिथाइल यानी कि CH3। बट समझ में नहीं आ रहा कि CH3 जोड़े तो जोड़े कहां पे CH3 जोड़े, बताइए। यहां जोड़े कि यहां जोड़े कि यहां जोड़े, यहां जोड़े, कहां CH3 जोड़े। सारे बॉन्ड आप हाइड्रोजन से, सारी जो वैलेंसीज है आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, फिर उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये मिथाइल जो ग्रुप आया है इसको जोड़े कहां। तो इसलिए IUPAC ने ये भी कहा है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो आप उसकी लोकेशन भी बताइए कि कौन से कार्बन एटम से वो जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए नंबरिंग करवाई जाती है। तो तीसरे कार्बन पे आपने देखा कि हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 मिथाइल, ठीक, 3 मिथाइल यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप इजिली लोकेट कर सकते हो, चाहे आप इधर से नंबरिंग कर लो तो भी आपको तीसरे कार्बन पे ही मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, आप इधर से नंबरिंग कर लो तो भी आपको तीसरे कार्बन पे ही मिथाइल ग्रुप को जोड़ देना है। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हुए इस पे अपना CH3 जोड़ देंगे और बाकी की वैलेंसीज को हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक, सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई। एक सब्स्टिट्यूएंट हमको तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी मिल रहा था, तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट हमें यहाँ भी मिल रहा था, 7 कार्बन की चेन हमें यहाँ भी मिल रही थी, 7 कार्बन की चेन हमने यहाँ भी बना ली। सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड थी, सारी वैलेंसी इसके अलावा तीसरे कार्बन के अलावा सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पे बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे रूल पे। और तीसरा रूल हमारा ये कहता है, इन केस द कंपाउंड हैज मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप इवन if there is other longer chain without multiple bond और functional group available। क्या कह रहा है रूल? रूल ये कह रहा है कि अगर आपकी पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन अभी हमने नहीं सेलेक्ट किया, पेरेंट चेन कहना गलत होगा, अगर आपके हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है, मिल रहा है, तब आपको ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कि आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन या डबल बॉन्ड हो। अब इसके लिए हम लोग अपना पहला रूल जो है उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। पहला रूल क्या था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड में हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या होनी चाहिए? इस कंपाउंड में हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 4 5 5 कार्बन की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, लेकिन फिर भी हम वो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम ये चेन सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो रूल है। इसमें इस एग्जांपल में आपने ये देखा कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया है। अब आपको चेन कुछ ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें ये डबल बॉन्ड हो। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं रहा तो देखो, बेसिकली ये जो रूल्स हैं ये बेस्ड है, क्योंकि IUPAC इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि इसने जो रूल्स बताए ये सिर्फ आपको मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही नहीं बताते हैं, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज देते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि डबल बॉन्ड जो आ गया, डबल बॉन्ड जो यहाँ पे आया है, इसने रिएक्टिविटी में कैसे चेंज लाए होंगे। ठीक है, और यही पेरेंट चेन होनी चाहिए। इसके अलावा इसको हम लोग एज अ साइड चेन नहीं बना सकते हैं, जैसे साइड में ऐसे हमने हाइड्रोजन लगा दी, ऐसा नहीं होता है। तो जहां पे भी हमारे डबल बॉन्ड लग जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लग जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, वो ग्रुप्स या मल्टीपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के कैरेक्टर के बारे में, उसके नेचर के बारे में स्टडी करने में काफी हेल्प करते हैं। तो ऐसी चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट तो बता नहीं सकते हैं कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया होगा, नहीं, वो पेरेंट चेन में ही था, ऐसा हम लोग बताते हैं। इसलिए इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग सीनियरिटी लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप की। तो सवाल आता है कि भाई साहब, ये सीनियरिटी लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? तो जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे साथ
पास हमारे कंपाउंड कुछ इस तरह के आ जाते हैं, जहां पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा OH और एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद नंबरिंग कैसे करें, क्योंकि नंबरिंग करते वक्त मैंने ये बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट का भी रोल होता है। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग शॉर्टेस्ट नंबर या इस तरह से भी बातें होती हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग हम लोग कैसे करें, क्या हमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए या हमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? तो इसका जवाब देती है सीनियरिटी लिस्ट। सीनियरिटी लिस्ट में जो कंपाउंड ज्यादा ऊपर होता है उसकी सीनियरिटी भी ज्यादा होती है, जो जितना नीचे चलता जाता है वो उसकी सीनियरिटी भी उतनी कम होती जाती है। यानी कि सीनियरिटी लिस्ट से आपको ये बताती है कि किस कंपाउंड को सबसे लीस्ट नंबर देना है। अब अगर आपके कंपाउंड में कहीं पे कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है, यानी COOH ये वाला ग्रुप अगर आपको कहीं मिल रहा है, ठीक है, जिसका कि IUPAC नेम ओइक एसिड है, अगर ये आपको मिलता है तब आपको नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है कि इस कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर मिले। अगर कहीं पे एस्टर मिल जा रहा है COOR OH तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करनी है कि इस कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर मिले। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें दो फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। एक हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हमें एल्डिहाइड मिल रहा है और एक हमें अल्कोहल मिल रहा है। अब आप देखो तो एल्डिहाइड की सीनियरिटी ज्यादा है, यानी कि जब हम लोग इसकी नेमिंग करना शुरू करेंगे तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर इस कार्बन को लीस्ट नंबर मिल पा रहा है। ऐसा करने पर ही हम इस कार्बन को लीस्ट नंबर दे पा रहे हैं। देन उसके बाद ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन। ठीक है, प्रीफिक्सेस यहाँ पे कोई है नहीं, प्रीफिक्सेस की बातें भी नहीं करेंगे हम लोग। अब बात कर लेते हैं हम लोग एस्टर की और ईथर की। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे पूरे IUPAC वाले वीडियो का। ये लास्ट टॉपिक है आपका एस्टर और ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बाकियों की नेमिंग तो आप कर ले जाओगे, लेकिन इसकी नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए मैं अलग से इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो एस्टर जो है वो आपको COOR के फॉर्म में मिलता है ना। ये R क्या है, R आपका एल्किल ग्रुप है, ये आपका एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, और ये जो CH3 है यही आपका OH है। नहीं आया समझ में, समझाते हैं। देखो ये अगर सिंगल कार्बन है तो इसके लिए हम लोग लगा लेते हैं मेथ, और क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है तो ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, और ये OH है, ये भी सिंगल कार्बन का है, और यहां पे आप देखो एक कार्बन ये है एक कार्बन ये है, तो दो कार्बन के, तो नाम आपका हो जाएगा मिथाइल एथनोएट। ये नाम आएगा इसका, मिथाइल एथनोएट। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको एल्किल ग्रुप जो है वो दो कार्बन का मिल जाएगा, तो ये हो गया आपका इथाइल, इथाइल। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगेन दो कार्बन मिल गए हैं, तो उसके लिए इथाइल एथनोएट। ठीक है, ये हो गई एस्टर की बात। अब एक चीज और यहाँ पे होता है अक्सर, अगर हम यहाँ पे CH3 की बजाय यहाँ पे हम कर दें CH3 CH2 तो ये तीन कार्बन का हो गया। अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब इथाइल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस तरफ जहां पे एथनोएट था वहां पे प्रोपेनोएट हो जाएगा, जहां पे एथनोएट था वहां पे प्रोपेनोएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन कार्बन हो गए ना, 1 2 3, तो एथाइल प्रोपेनोएट। आगे बात समझ में। इसी तरीके से हमारा एस्टर है, सॉरी ईथर है। ईथर में आपको ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप देखने को मिलेगा, तो ये आपका एल्किल ग्रुप है, दिस इज योर एल्किल ग्रुप, और ये आपका ऑक्सी ग्रुप है। आगे बात समझ में, ये ऑक्सी ग्रुप है। देख लेते हैं, ये हमारा एल्किल ग्रुप है, इसकी नेमिंग हम लोग पहले करते हैं। जिस तरफ कम कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन के जिस साइड पे कम कार्बन होते हैं उसकी नेमिंग हम लोग पहले करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एल्किल ग्रुप है और इसकी नेमिंग में आ जाएगा आपका मीथाइल, CH3 मिथाइल ग्रुप है। और सॉरी, इसकी नेमिंग हम लोग करेंगे तो ये देखो सबसे पहले हम लोग एल्कोक्सी ग्रुप लिखते हैं, देन उसके बाद एल्केन लिखते हैं। तो
ऑक्सी ग्रुप हमारा ये है सिंगल कार्बन का, तो ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी, और ये भी सिंगल कार्बन है, तो इसके लिए हम लोग कर देंगे मिथॉक्सी मेथेन। मिथॉक्सी, ये पूरा आपका मिथॉक्सी है और ये मेथेन। ठीक है, सिंगल कार्बन का है, सारे बॉन्ड सॉरी सिंगल कार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मेथेन। ठीक है, अब यहीं पे CH3 के बजाय अगर मैं इसको C2H5 कर दूं, C2H5, तो मेथॉक्सी ही रहेगा। ये मीथेन की बजाय हो जाएगा इथेन, ये हो जाएगा इथेन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर CH3 के बजाय C2H5 हो जाएगा, तो ये मेथॉक्सी के बजाय इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये CH3 में हटा दूं यहाँ पे और CH3 के बजाय यहाँ पे मैं कर दूं C2H5, तो ये मिथॉक्सी के बजाय हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। Okay, thank you for watching the video. Please like, share and subscribe.